आज के आपके करंट अफेयर्स 6 दिसंबर 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। देखो, प्रोविडेंट फंड क्या होता है? सुना ही होगा। क्या होता है प्रोविडेंट फंड? आपकी ना जो सैलरी होगी, सैलरी में से आपकी एक कॉन्ट्रीब्यूशन ली जाएगी, आपकी सैलरी में से कुछ हिस्सा लिया जाएगा जो सेव होता रहेगा। ये जो हिस्सा होता है, कभी भी लाइफ में आपको पैसे की जरूरत आ गई या जब आप रिटायर हो गए, तब ये सारा का सारा पैसा आप एक साथ निकाल सकते हो। वो सारा का सारा आपका प्रोविडेंट फंड के तौर पे काम करता है। ये इमरजेंसी का पैसा है, ठीक है। लेट्स सपोज कोई भी, ये जरूरी नहीं है सिर्फ सरकारी नौकरी में मिले। देखो, आपके दो टाइप के सेक्टर्स होते हैं जॉब के, ठीक है। आपका फॉर्मल सेक्टर और आपका इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर हम उन्हें कहते हैं जो आपके सरकार के साथ ना रजिस्टर्ड होते हैं, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होते हैं। जो भी इंप्लॉय गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होगा उन्हें फॉर्मल सेक्टर के कहते हैं। बाकी सारी की सारी आपकी जितनी भी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है, सबको इनफॉर्मल में कहते हैं। जैसे आपके ये डिपार्टमेंटल स्टोर में जो भी काम कर रहे हैं, किराने की दुकानों में, ये सारे रजिस्टर्ड थोड़ी हैं। तनख्वाहें तो इन्हें भी मिल रही हैं, पर ये रजिस्टर्ड थोड़ी हैं। तो ये सारे के सारे आपके इनफॉर्मल सेक्टर में। सबसे बेसिक अगर एग्जाम्पल लगाया जाए, इनफॉर्मल और भी हो सकते हैं, सबसे बेसिक एग्जाम्पल तो आपके जो फॉर्मल सेक्टर है, जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, यहां पे क्या होता है कि जब आप सरकार के साथ रजिस्टर करते हो, इसके बाद ना आपको बहुत सारी कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं। जैसे कि आपके कितनी आप मिनिमम सैलरी कितनी दे सकते हो, कि कम से कम इतनी सैलरी तो देनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको ग्रेजुटी में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, कितने घंटे उनसे काम करवा सकते हैं, साल में कितनी छुट्टियां उन्हें पेड लीव देनी पड़ेगी। ऐसे सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं। तो होने को ये आपका सरकारी सेक्टर भी हो सकता है, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, और आपकी प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनियां भी हो सकती हैं। अब जो ये प्राइवेट कंपनी है, उसके एग्जांपल की बात करें। लेट्स सपोज आज आदमी के पास नौकरी थी, उसका पूरी कंट्रीब्यूशन जा रही थी, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, हर चीज में कंट्रीब्यूट कर रहा है। कल उसकी नौकरी चली जाए, मतलब ये क्यों सरकार ने ये फंड बनाए हैं उसकी बात करें। लेट्स सपोज जैसे कोविड आया था, बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया, ठीक है। अब जब कोविड आया, बहुत सारी कंपनियां जिनकी मैन्युफैक्चरिंग का काम था, वो तो सारा बंद हो गया एक बारी। अगलों ने क्यों रखना था किसी को काम पे, तो अगलों ने निकाल दिया। अब जिन्हें निकाला गया वो कैसे अपना गुजारा करेंगे? तो वो क्या कर सकते हैं, वो हमेशा आपकी जो ये प्रोविडेंट फंड की ऑर्गेनाइजेशन जो अभी करंट अफेयर है, इन्हें आपके लिख सकते हैं कि जो मेरा पैसा है, मुझे वो पैसा दे दो कुछ टाइम के लिए। तो उसमें क्या होता है कि आपने पिछले 3 साल में जितनी कंट्रीब्यूशन की होती है, उसका 15% आपको मिल जाता है कि आप खर्च कर सकते हो, ठीक है। सारा पैसा नहीं देते होते, नहीं तो सारा ही बंदा खर्च दे, फिर आगे की सिक्योरिटी क्या बची? तो एक लिमिटेड अमाउंट उससे दे देते हैं, ठीक है। 75% है सर। बैकग्राउंड से रख लो। हाँ जी, 75%, सॉरी 75% रखना, 75% रखना पड़ता है। नहीं सर, 25% इसमें सबमिट रहेगा, 75% यूज कर सकते हो। ये अभी हाँ कोविड के बाद जो लिमिटेशन बढ़ाई है उससे आया ना 75। नहीं सर, पहले भी तो पहले अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन थी, लेकिन 75 कोविड में ही है, ये साल में एक बार मिला है। अच्छा अच्छा, दो ठीक बार आ है। गया 75% तुम यूज कर सकते हो, 25% रखना पड़ेगा, ठीक है। वो मुझसे गलती होगी। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सारे फंड को चलाती है, वो है आपकी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में ईपीएफओ कहते हैं, ठीक है। ईपीएफओ का पेपर भी आता होता है, भरना चाहो तो तब भर लेना। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का क्या मतलब होता है? हाँ जी, बिल्कुल। देखो, आपकी अलग अलग बॉडी होती है जिनके बारे आपके संविधान में लिखा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है, उन्हें कहते हैं कि वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई आर्टिकल था, कोई चीज थी जिसके द्वारा वो बने हैं। जैसे आपका इलेक्शन कमीशन हो गया, आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या जितने भी आपके ये कमीशंस हैं जो आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, चाहे आपके हिमाचल का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, किसी का भी हो, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाए हुए हैं।
पर इसके अलावा आपके लेट्स सपोज आपकी पार्लियामेंट ने या आपकी हर स्टेट के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो विधानसभा होती है, इन्होंने कोई कानून बनाया, इस कानून के द्वारा कोई बॉडी अगर बनती है ना, उसे कहते हैं वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। तो आपको ये पेपर में ना डायरेक्ट स्टेटमेंट आती है कि लेट्स सपोज ईपीएफओ के बारे आपको क्वेश्चन आ गया कि ईपीएफओ बारे ये कंसिडर करो, ठीक है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन बारे ये स्टेटमेंट्स को कंसिडर करो। उसमें एक स्टेटमेंट ये भी हो सकती है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी वर्ड का मतलब यही होगा कि इसके पीछे कोई ना कोई आपका एक्ट जुड़ा हुआ है जो इसे लागू करवा रहा है, ठीक है। ये काम करती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर, ठीक है, और इसका यही काम है आपके प्रोविडेंट फंड, पेंशंस और मैंडेटरी जो लाइफ इंश्योरेंस है इंडिया के अंदर, वो सब कुछ देखना, ठीक है। हर एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस भी बीच में इंक्लूडेड होता है जो आपके एम्प्लॉयर को पे करना पड़ता है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये सारे बेनिफिट्स इसमें जुड़े हुए हैं। कौन सा एक्ट है जिसके अंडर ये बना है? ये एक्ट का नाम यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। ये इस एक्ट से ये बॉडी बनी है और इससे ये चीज काम करती है। कंट्रीब्यूशन देखो आप 2018 तक इसमें 11 लाख करोड़ से ज्यादा लोग पैसे मतलब इसमें डाल चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छा। ये इन पैसों का करती क्या है? क्योंकि इसके ऊपर रिटर्न भी देती है। ये इतने पैसे रख के करती क्या है? मतलब एक बेसिक क्वेश्चन, सरकार ने ये बॉडीज बनाई ही क्यों है? देखो इसका बेनिफिट कहां मिलता है? इसका बेनिफिट मिलता है आपकी और कंपनियों को जिन्हें लोन चाहिए होता है। इनके पास पैसे हैं, ये पैसे रखेंगे, कभी ना कभी रिटर्न करने पड़ेंगे, तो कुछ कमाई भी तो बीच में चाहिए जो इंटरेस्ट भी दे सके, सब कुछ दे सके। तो ये क्या करते हैं, क्योंकि इनके पास इतने सारे पैसे और बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए पैसा होता है ना इनके पास। बैंक्स के साथ क्या प्रॉब्लम है? बैंक के पास जो होता है उसे कहते हैं आपका डिमांड डिपॉजिट। ऐसा आता है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है जिस पैसे को तुमने जब मांगा बैंक को देना पड़ेगा। आपके जो सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है, आपका कहीं पे भी मन किया, क्यूआर कोड स्कैन किया, पे कर दिया, अब बैंक तुम्हारे उस पैसे के साथ क्या करे? बैंक तो आगे लोन ही दे पाएगा। देखो ये पूरा जो बैंकिंग सिस्टम होता है वो इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। जो आपके बैंक्स होते हैं वो आपसे सेविंग लेते हैं, मतलब वैसे जो नॉर्मल है सेविंग लेते हैं और आगे लोन दे देते हैं। सेविंग पे आपको रेट दे रहे होंगे लेट्स सपोज 6% का, लोन पे देंगे 12% के हिसाब से लोन देंगे। ये जो बीच में इंटरेस्ट रेट का गैप है ना, ये बैंक्स यही कमाई करते हैं, ठीक है। इसीलिए बैंक्स इंटरेस्टेड होते हैं कि आप उनके पास अकाउंट खुलवाओ, सेविंग रखो। जितनी सेविंग रखोगे बैंक के पास पैसा बढ़ेगा, बैंक के पास पैसा बढ़ेगा, वो आगे ही उतने लोन भी देंगे, और जितने वो लोन देंगे उतनी उनकी कमाई बढ़ेगी। यही उनका बिजनेस मॉडल है। पर बात क्या है कि जो आपके डिपॉजिट है वो दो तरीके के होते हैं। एक को कहते हैं हम टाइम डिपॉजिट और दूसरे होते हैं आपके डिमांड डिपॉजिट। जो आपका सेविंग अकाउंट है, जो आप वैसे बैंक में जिसमें पैसा रखते हो, वो आपका डिमांड डिपॉजिट है। इसके नाम से क्लियर है, डिपॉजिट का मतलब जमा करवाना, डिमांड का मतलब जब जरूरत पड़ी तब पैसा निकलवा ले। जो आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा है, आपके पास सब डेबिट कार्ड भी है, एटीएम में गए पैसा निकलवा लिया, कहीं पे स्वाइप मारा पैसा निकलवा लिया, क्यूआर कोड स्कैन किया पैसा दे दिया। आप अपनी मन मर्जी से जब मर्जी पैसा निकाली जा रहे हो ना, तो इस पैसे पे बैंक ना रिलाई नहीं कर पाता, क्योंकि ये पैसा पता ही नहीं है कि कितना टाइम हमारे पास रहने वाला है। तो आगे लोन में कैसे दे दे? कल तुम्हारे 100 रुपए उठा के किसी और को दे दिए थे लोन में, तुम कल मांगने आ जाओ, बैंक कहां से देगा पैसा? तो बैंक डिपेंड करता होता है टाइम डिपॉजिट के ऊपर। टाइम डिपॉजिट जिन्हें हम एफडी कहते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट करवा लिया। अब एफडी पता है ना कि ज्यादातर लोग तो अगर लेट्स सपोज साल की एफडी करवाई है, साल बाद ही आएंगे। रेयरली होगा ना कोई अपनी एफडी पहले तोड़वा दे, तो वो वही रहेगी, तो 1 साल तो रहेगी ना। तो इसी के कारण आपकी जो एफडी है, ये इन्हें कहते हैं टाइम डिपॉजिट। टाइम का मतलब है कि एक फिक्स टाइम होता है तब जाके तुम्हें पैसा मिल रहा है। ये जो प्रोविडेंट फंड है, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएफओ या जो आपकी एलआईसी है, ये आप इनमें हर साल पैसे कंट्रीब्यूट करते हो। जैसे एलआईसी में आप हर साल पैसे दे रहे हो, अगर
LIC ने फिक्स किया होता है कि आपको इतने साल बाद इतना पैसा मिलेगा, इतने साल बाद इतना मिलेगा, इतने साल बाद जाके फाइनली तुम्हें इतनी पेमेंट कर देंगे। अब LIC से पहले पैसा नहीं निकलवा सकते ना, तो LIC के पास तो पैसा, मतलब LIC को पहले ही पता है कि मेरे पहली इंस्टॉलमेंट में 10 साल बाद देनी है, हर 8% इंटरेस्ट जोड़ के लेट्स सपोज देनी है। तो LIC जिसे भी लोन देगा उसे लंबे तौर पे एक तो लोन दे सकता है, दूसरा उसे पता है कि मेरे पास इतना पैसा पड़ा है, मैं लोन दे सकता हूं। तो इनके पास पैसा भी बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, जैसे इसके पास 11 लाख करोड़ EPFO के पास इकट्ठे हुए थे। ये इंडिया के अंदर ना फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फंडिंग दे सकते हैं जिन्हें बैंक नहीं दे पाते। बैंक के पास डिपॉजिट कम है, आम कस्टमर है ना, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्पॉन्सर करते हैं। ये जो बड़े बड़े आपके डैम बन रहे हैं या कुछ भी है, उनके लिए जो लोन लगता है वो यहां से अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि हजारों करोड़ों के लोन दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है 10 साल तक पैसा रिटर्न तो करना नहीं, लोन देके पैसा कमा ही लेते हैं, उतने टाइम में वापस भी आ जाएगा पैसा, हम भी कमा जाएंगे, फिर आगे दे देंगे। तो इस तरीके से ऑपरेट करते हैं। क्लियर है? समझ आया पूरा बैंकिंग सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है? बाकी डिटेलिंग आप इकोनॉमी के सब्जेक्ट में पढ़ोगे, बस यहाँ पे एक बेसिक के तौर पे। अगली आपकी एक 80 मिस हो गया। अगली आपकी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है नेटो, जिसे कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखो आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देता हूं, ये कहां से आया। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी, दूसरा विश्व युद्ध जैसे खत्म हुआ, आपकी दुनिया में 2 पावर ब्लॉक्स बन गए थे, 2 सबसे शक्तिशाली देश बन गए थे। कौन से थे वो सबसे शक्तिशाली देश? USA और सोवियत यूनियन जिसे कहते हैं, या USSR के। देखो अमेरिका जो है, अमेरिका समुंदर के पार जो बाकी यूरोप है, यूरोप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अगर आप देखोगे ये रशिया आज का जो बन गया और उससे जुड़े हुए कुछ कंट्रीज, आपके यहाँ पे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सारी कंट्रीज यूरोप का ही पार्ट है। इन दोनों के बीच में आता है अटलांटिक ओशन। ठीक है, अटलांटिक समुद्र यहीं पे है ना। तो आपकी प्रॉब्लम क्या थी, ये जो बाकी यहाँ पे कंट्रीज थे, चाहे फ्रांस हो गया, चाहे जर्मनी हो गया, चाहे इटली हो गया, पोलैंड हो गया, ठीक है, स्पेन हो गया, जितने भी ये कंट्रीज हैं, ब्रिटेन हो गया, ठीक है, इन सबको ये खतरा हमेशा लगा रहता था कि देखो आपके ना USSR जो था, ये ना एक कम्युनिस्ट देश था, समाजवादी। ये सारे जो सोच रखते थे, ये है आपके पूंजीवाद, जो कैपिटलिज्म की सोच है। इन सबको ये खतरा लगा रहता था, और सोवियत यूनियन करता क्या था, नए इलाकों पे हमला करता था, वहां के लोगों, वहां की सरकार का तख्ता पलट कर देता था, और वहां पे भी समाजवादी सरकार बनवा देता था। ये उन्होंने हर जगह ऐसे ही फैलते थे। इन सारे देशों की सरकारों को ये डर था कि हम इतने छोटे छोटे देश हैं, ये इतना पावरफुल है, ये हमारे ऊपर कहीं हमला ना कर दे। तो इन्होंने अमेरिका से मदद मांगी कि आप हमें प्रोटेक्शन दो, ठीक है, कि आप किस तरीके से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक समझौता कर लो, कुछ हम भी बजट में कंट्रीब्यूट करें, कुछ सिपाही हम भी कंट्रीब्यूट करें, पर ओवरऑल प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी आप ले लो हमारी। अमेरिका को अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए अच्छा मौका दिखा। अमेरिका ने इन सारे देशों के साथ मिलके एक समझौता कर लिया, जिससे बनती है नेटो, अटलांटिक, जी, अटलांटिक ट्रीटी हुई थी, आपके अटलांटिक समझौता हुआ था, जिसके अंडर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो बन गई। ये नेटो के सारे देश क्या कहते हैं, इसमें अब कनाडा भी आ गया ऊपर, अमेरिका भी आ गया, ये फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये सारे देश हैं। ये सारे क्या कहते हैं, अगर इनमें से किसी एक देश पे भी हमला होता है, इन सबने क्या किया, कॉमन डिफेंस है, ये डिफेंस ट्रीटी है, एक साथ लड़ेंगे हम, ठीक है, रक्षा समझौता है। अगर किसी एक देश के ऊपर भी हमला हुआ जो नेटो का पार्ट है, ये सारे के सारे देश वॉर पे जाएंगे। अब जब इतने देशों की पावर एक साथ जुड़ गई, USSR को भी ऑब्वियसली लगा कि अब आगे मैं हमला नहीं कर सकता,
क्योंकि अगर हमला किया सारे के सारे वॉर पे आ जाएंगे तो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। तो इसके कारण ये रोक लगी। पर यूएसएसआर ने अपनी भी जितने उसके इन्फ्लुएंस में यहाँ पे यूरोप में देश थे, आपके यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, मोल्डोवा, ऐसे बथेरे सारे देश हैं जो यूएसएसआर की साइड को थे, ठीक है, इनकी सरकारें यूएसएसआर को सपोर्ट करती थी। इन सबको अपने साथ जोड़े रखने के लिए उसने भी एक समझौता किया था जिसे कहते हैं वॉरसॉ एग्रीमेंट। तो ये दो ट्रीटी बन गई थी, एक साइड पे थी अटलांटिक ट्रीटी जिससे बनता था नेटो, दूसरी साइड पे था वॉरसॉ ऑर्गेनाइजेशन या वॉरसॉ एग्रीमेंट से आया हुआ था। इन सब ने भी कहा अगर हमारे ऊपर हमला होता है हम सारे एक साथ वॉर पे जाएंगे। लॉन्ग टर्म में अब क्या हुआ है, दुनिया में यूएसएसआर खत्म हो गया, रशिया सोवियत संघ सारा टूट गया, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान ये सारे इसी से निकले हैं, अलग अलग हिस्सों में टूट गए। ये जो सारे के सारे हिस्से टूटे हैं उसके कारण ये वॉरसॉ एग्रीमेंट भी खत्म हो गया। पर नेटो जो ओरिजिनली इस खतरे के कारण बनी थी, नेटो बनी रही है और ये दुनिया की अब सबसे पावरफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारे देश आज भी ऐसे काम करते हैं। जैसे 2001 में आपके अमेरिका के ऊपर हमला हुआ था 9/11, अफगानिस्तान, फिर अमेरिका ने सोचा था अफगानिस्तान में हमला करना है, ये सारे के सारे देश अफगानिस्तान में गए हुए थे। जो अभी अगस्त में आपकी जो ट्रूप्स विड्रॉ की है ना, सारे ट्रूप्स निकालने हैं, सिर्फ अमेरिका के ट्रूप्स नहीं थे वहां पे, अमेरिका के नंबर में सबसे ज्यादा थे, पर पूरी नेटो अफगानिस्तान में गई हुई थी। इसमें क्या है कि आपके ना फिर अलग अलग इन्होंने प्रोविंस बांटे हुए थे, ये वाला प्रोविंस अमेरिका संभाल रहा है, ये ब्रिटेन संभाल रहा है, ये फ्रांस संभाल रहा है, अलग अलग उन्होंने पूरा अफगानिस्तान बांटा हुआ था। इन सबसे पर मिलके भी अफगानिस्तान कंट्रोल नहीं हुआ। अफगानिस्तान इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ देश है, ठीक है। आपके जैसे अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस कौन सा था अफगानिस्तान में, नाम सुना होगा उसका, जिसे वो खाली करके गए हैं, अब वो तालिबान के कंट्रोल में है। कौन सा मिलिट्री बेस है? हमने अगस्त, हाँ कंधार तो इलाका है, कंधार में जो मिलिट्री बेस है वो इनका नहीं था, वो ब्रिटेन वालों का था, वो भी बहुत बड़ा बेस है। पर सबसे बड़ा मिलिट्री बेस कौन सा है? हाँ, जो काबुल के, नहीं काबुल तो यादविंदर आपके शहर है, काबुल एयरपोर्ट वो फाइनल उनकी होल्ड रह गया था, पर एक पूरा मिलिट्री अड्डा जो है पंशीर वैली, वो तो आपका इलाका है, वो इनका मिलिट्री बेस थोड़ी था, वो तो वैली है। बगराम एयर बेस आपका अमेरिका का सबसे बड़ा अफगानिस्तान के अंदर एयर बेस था। ये हजारों एकड़ों में फैला हुआ है ये बेस। इसके अंदर हॉस्पिटल से लेके आपके ट्रेनिंग से लेके आपके KFC मैकडॉनल्ड्स ये सब कुछ भी अंदर था, ठीक है। तो अमेरिका अपने सोल्जर्स के लिए सारी फैसिलिटीज रखता है, तो ये सारे जंक फूड के भी वहां पे थे कि खाना ये भी खा लो, सब कुछ उन्होंने अंदर रखा हुआ था। हाँ, ग्राम नहीं है, बगराम, हाँ। ऐसे ही आपके ब्रिटेन का हेमलैंड प्रोविंस के अंदर था, ठीक है। तो ये जो आपके अलग अलग बेसिस थे वो इसीलिए थे क्योंकि ये सारे के सारे एक साथ वॉर पे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे भी इसके अंदर 28 यूरोपियन देश हैं, 2 नॉर्थ अमेरिकन देश हैं और एक एशियन कंट्री भी है। एशियन कंट्री कौन सी है? टर्की। जो टर्की है ना, टर्की को अगर आप मैप पे देखोगे, टर्की ना 2 हिस्सों में टूटा हुआ है। टर्की का एशिया ज्यादा बड़ा पार्ट एशिया में है, थोड़ा सा उसका यूरोप में भी पार्ट है। टर्की ने भी इन्हें ज्वाइन किया था और वो नेटो का पार्ट है, ठीक है। ये 4 अप्रैल 1949 को ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रसल बेल्जियम के अंदर है। अगर आपको याद हो कुछ साल पहले 2018 के करीब आपके ना यूरोप के अंदर बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट होते थे। इस्लामिक स्टेट आपके यूरोप में बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट करने लग गई थी। उसमें से एक शहर जहां पे बार बार बॉम्ब ब्लास्ट होते थे ना, वो ब्रसल था, क्योंकि इस्लामिक स्टेट मैसेज देना चाहती थी आपकी
नेटो को, मतलब जब इस्लामिक स्टेट के खिलाफ उन्होंने लड़ाइयां शुरू की थी, इस्लामिक स्टेट याद है ना, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, भूल तो नहीं गए हो इस्लामिक स्टेट को, कुछ साल पहले काफी ज्यादा पॉपुलर थी, याद है ना? हाँ हाँ, बगदाद, इराक, ये सारे एरियाज में वो रही है। तो यहां पे आपके ब्रसल्स में बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए, क्योंकि ब्रसल आपका हेडक्वार्टर है, क्योंकि अमेरिका वहां पे दखल दे रहा था, उनसे रोकने की बात कर रहा था, लड़ाई लड़ रहा था, इसके कारण ये चीजें आपकी की गई थी कि वहां पे, इसलिए वो हमला ज्यादा करते थे कि अमेरिका को एक मैसेज दे सके कि तुम हमारी रेंज से तुम भी बाहर नहीं हो, ठीक है। इसी कारण बेचारे ब्रसल शहर पे हमला होता रहता था, क्योंकि हेडक्वार्टर वहां पे है, ठीक है, क्लियर है। लास्ट जो कंट्री जिसने नेटो को ज्वाइन किया है वो है नॉर्थ मैसेडोनिया, ने आपके 27 मार्च 2020 को ज्वाइन किया है, ठीक है। तो मिलिट्री स्पेंडिंग में बात की जाए, दुनिया का 57% जो मिलिट्री बजट है ना, वो इन्हीं देशों का है। सारी दुनिया का अगर तुम मिलिट्री का खर्चा देखोगे, 57% यही खर्चा कर रहे हैं। तो इसी कारण ये बहुत ही एडवांस्ड हैं, बहुत सारे इनके पास वेपन्स ही वेपन्स है, वो सब कुछ है। अब आपका करंट अफेयर क्या था, बेसिकली आपके मॉस्को, रशिया ने एक्यूज किया है कि अमेरिका का जो प्लेन है, अमेरिका का स्पाई प्लेन, उनके एक पैसेंजर प्लेन के रास्ते में आ गया था, तो उसके पैसेंजर प्लेन को सडनली बहुत ज्यादा ड्रॉप करके अपना रास्ता बदलना पड़ा है, नहीं तो वो स्पाई प्लेन से टकरा जाता, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब ये जो प्लेन था वो ब्लैक सी के ऊपर उड़ रहा था, जो अगली करंट अफेयर का पार्ट है। ब्लैक सी कहां पड़ता है? अब ये रहा आपका ब्लैक सी, ठीक है। ये साइड पे वर्ल्ड मैप पे देखोगे, ये देखो, ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। ये नीचे अफ्रीका, ये सारा शुरू हो गया, जहां पे ये इजिप्ट पड़ता है। ये आपका टर्की है, यहाँ पे ये टर्की का हिस्सा है, और यहाँ पे भी ऊपर भी थोड़ा सा टर्की। यहां से मेडिटेरेनियन सी से इस साइड को जाओगे, ये पड़ता है आपका ब्लैक सी, ठीक है। छोटे मैप पे अगर मैं समझाऊं, बड़े मैप पे मैं आपको अगर समझाऊं तो ये रहा मैप, इसके आसपास ये देखो, ये रशिया, ये नीचे टर्की, इस साइड पे ग्रीस इस साइड को रह गया, ये टर्की का ही दूसरा हिस्सा है, बुल्गारिया, रोमेनिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, ये सारा, ये जो पूरा एरिया है ना, ये इस टाइम ये भी करंट अफेयर में चल रहा है। क्यों? कोई लेटेस्ट न्यूज सुनी है इस एरिया बारे? नहीं, वो हाँ उस रिगार्डिंग भी, पर वो इस यहाँ उसके रिगार्डिंग नहीं। ये देखो, ये जो रशिया है ना, ये यूक्रेन ना आपके पहले यहां तक था, ये सारा क्रीमिया, ये भी यूक्रेन का हिस्सा था। 2 साल पहले क्या हुआ है, रशिया ने अपने सिपाहियों को भेज के ना ये क्रीमिया के सारे एरिया पे कब्जा कर लिया। अब ये जो इलाका है, अब ये रशिया के साथ जोड़ लिया है उन्होंने, तो ये सारा इस साइड को ये रशिया पड़ता है, यहाँ पे अब रशिया ने कब्जा कर लिया। तो ये यूक्रेन की टेरिटरी थी, इतनी बड़ी टेरिटरी यूक्रेन देश से छीन लिया उन्होंने। अभी लेटेस्ट क्या हो रहा है कि ये जो यूक्रेन की अगली बाउंड्रीज है ना, यहाँ पे अचानक ही 2-2.5 लाख रशियन सोल्जर इकट्ठे हुए पड़े हैं, साथ में टैंक, हर चीज सब कुछ है। तो ये डर बैठा हुआ है कि अब ये ना हो कि फुल स्केल यूक्रेन के ऊपर हमला रशिया फिर से कर दे और सारे के सारे यूक्रेन देश को ही हथिया ले। तो ये एक खतरा बैठा हुआ है। यूक्रेन इस टाइम बहुत ज्यादा डरा पड़ा है, अमेरिका से मदद, सबसे मदद मांग रहा है कि रशिया को कोई रोक लो। पर वही बात है कि रशिया आजमा रहा है सारी दुनिया को कि कहां तक आ सकते हैं, क्या मदद करेंगे या नहीं करेंगे, उसके मुताबिक वो एक्ट करेगा, ठीक है। तो देखो, ये जो आसपास ये जितना आज मैप है ना, ये मैप को सारा का सारा ध्यान से पढ़ना, जो रिवर्स भी जहां जाके गिर रही हैं, ये रिवर्स भी आप देखना, डिनपर, आपका दनूबे, डॉन, उसके बाद कोई सी ऑफ एजोव, ब्लैक सी के अंदर ये जो छोटा पानी के अंदर ये बॉडी बढ़ जाती है, इसे सी ऑफ एजोव कहते हैं, ठीक है।
उसके बाद अगर ब्लैक सी में आना है, देखो आपके सी ऑफ मरमरा और इस साइड पे ये पड़ता है आपका मेडिटेरेनियन सी। पहले किसी को इस रास्ते से आना पड़ेगा, वो सी ऑफ मरमरा एंटर करेगा, सी ऑफ मरमरा एंटर करके ये पतले से रास्ते से ब्लैक सी को आएगा। तो ये निकलने के लिए अगर आपको ब्लैक सी के अंदर आना है या यहां से बाहर जाना है ना, ये दो पतले रास्ते हैं जिन्हें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इन दोनों के ऊपर कंट्रोल है आपकी टर्की का। ये जो पतले रास्ते होते हैं, देखो जब पानी इतना पतले से रास्ते में रह जाता है, इन्हें कहते होते हैं स्ट्रेट। ठीक है, इतने पतले रास्तों को कहते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट की डेफिनेशन क्या है? ऐसा पानी का रास्ता जो दो बड़ी पानी की बॉडीज को एक दूसरे से अटैच करता है, जोड़ता है। ठीक है, उसे कहते हैं आपका स्ट्रेट। तो यहां पे याद रखना, एक बॉस्फोरस स्ट्रेट है जो आपके ऊपर ये ब्लैक सी था और यहाँ पे सी ऑफ मरमरा है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। इसके अलावा दूसरी साइड पे अगर आप देखोगे मेडिटेरेनियन सी, उससे पहले ये एजियन सी, ये मेडिटेरेनियन का ही पार्ट है। एजियन सी और सी ऑफ मरमरा को जोड़ता है आपका डार्डेलिंस। ये इनके नाम है, जिस मर्जी लैंग्वेज में आप पढ़ते हो यही इनके नाम है। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपने ये मैप ध्यान से पढ़ना, आपको पीडीएफ भी आ जाएगी इसके बाद। कि सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी के बीच में क्या पड़ता है, या सी ऑफ मरमरा और आपकी एजियन सी या मेडिटेरेनियन सी की साइड क्या पड़ता है। बाकी आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ना लास्ट ईयर आपके यूपीएससी में क्वेश्चन था आपकी रिवर का। ठीक है, वो जो रिवर थी, मुझे एग्जैक्ट नाम भूल गया मुझे, पर वो रिवर आपकी ना ब्लैक सी में आके गिरती थी। तो वो पूछा गया था ये रिवर कहाँ पे है, मैच करना था, ये रिवर ब्लैक सी में गिरती है, वो मतलब सही ऑप्शन था। तो ऐसे ही ये जो मेन रिवर्स है ना, ये जितनी यहाँ पे लिखी हुई है, ये आपने सारी की सारी एक बार पढ़ लेनी है, इनका फ्लो देखना है, और कौन सी कंट्रीज आपकी ब्लैक सी को टच करती हैं वो भी देख लेना। देखो थोड़ा थोड़ा करके मैप पढ़ोगे सारा याद हो जाएगा, इससे वर्ल्ड याद करना आसान हो जाएगा। पर बात यही है, जितना करंट अफेयर में आता जाता है सारा पढ़ते जाओ। ठीक है, इस चीज को याद रखना। आगे फिर से एक मैप है आपका माली देश का। माली कहां पड़ता है? अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में। ये अफ्रीका का मैप है, जहां पे ये वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, ये रहा आपका माली देश, ये नाइजर, चैड, ये सब कुछ। यहां से आपकी ना एक लाइन पास करती है। कौन सी लाइन पास करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। ठीक है, आपके यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, इंडिया के बिल्कुल ये सीध में पड़ता है। इंडिया के अंदर से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन निकलती है। ठीक है, कर्क रेखा, कैंसर, कर्क रेखा, तो ये यहीं से निकलती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने इस मैप में क्या करना है, आपने आपके देखो अवेयरनेस स्टार्टिंग में अफ्रीका के रिगार्डिंग तो खासकर ही कम होती है। तो इन कंट्रीज के जो नाम है ना, और इनकी जो बाउंड्रीज हैं, किस कंट्री से किसकी बाउंड्री लगती है, बस ये चीजों को देखो। वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चैड, और कुछ नहीं करना, बस ये देखो। नाइजीरिया, नाइजर के नीचे अलग देश है नाइजीरिया। ठीक है, यहाँ पे आपका बेनिन, टोगो, घाना, ये आपका गोल्ड कोस्ट। ठीक है, फिर आपका लाइबेरिया, गिनी, हाँ जी, यहाँ पे ग्रीन बेल्ट आपकी बनाई जा रही है बिल्कुल। ठीक है, सेरा लियोन, वो ग्रीन बेल्ट क्या है वो किसी और करंट अफेयर के टाइम कराऊंगा। गाम्बिया, सेनेगल, ये सब कुछ। सेनेगल क्यों, थोड़े साल पहले सेनेगल भी न्यूज में रहा है। सेनेगल क्यों न्यूज में रहा है? हिंट देता हूं, यहां से कोई वायरस शुरू हुआ था, इबोला। इबोला जो वायरस है ना, याद है कुछ साल पहले इबोला एक फैला था, इस साल भी फैला कई इलाकों में। इबोला जो वायरस है वो सारी दुनिया में नहीं फैला, पर वो बहुत ही डेडली वायरस है, जो कांटेक्ट में आते हैं मौत होती है उससे, बहुत ही खतरनाक है। पर बहुत जल्दी ना हमें पता चल गया था कि इस इलाके में वो वायरस शुरू हुआ था। इबोला आपका जंगल है, उसके नाम से रखा गया, वहां पे इबोला वायरस फैलना शुरू हुआ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मौत हुई।
पर यहाँ पे बहुत जल्दी रिस्ट्रिक्शंस लगा के सारी दुनिया ने सप्लाईज भेज के वो वायरस को कंट्रोल में ले आए, पर वो वायरस आज भी मतलब कई बार एक्टिव हो जाता है यहाँ पे। क्लियर है? कोई भी डाउट? हाँ जी, मालनी से प्राइम मेरिडियन में निकलती है, जो आपके टाइम जहां से शुरू होता है वहां से प्राइम मेरिडियन की निकलती है। ये थे आपके करंट अफेयर। किसी भी करंट अफेयर में कोई भी डाउट हो?